मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं बहुत मस्त तो नहीं हैं, क्योंकि ये कहना कि मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अरे ऐसे कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे? पॉकेट में रुपया होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, फोन में एकदम झकाझक जो चाहे वो होना चाहिए, तब ना ज्यादा मस्त रहता है आदमी। लेकिन लल्ला वो दिन भी आएगा, वो समय भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत हर सफलता को आपके पास ले आएगी। यस यू कैन, हां तुम कर सकते हो, लेकिन कब? जब पढ़ोगे तब, जब पढ़ोगे तब, ऐसे थोड़ी यस यू कैन। और आज आपका फिर से एक नई एनर्जी के साथ डे फर्स्ट क्लास रहेगी। और मैंने आज, चूंकि पहले दिन की क्लास रहेगी, तो मैंने आपके लिए कुछ नया करने का कोशिश किया है। करीब 100 से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। सब 10वीं से 12वीं लेवल के हैं। जो आसान होंगे उनको इग्नोर किया जाएगा, लेकिन जो टफ होंगे उन पे चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अब तैयार होंगे तिरंगे को सैल्यूट करने के लिए, क्योंकि सेशन वही जो तिरंगे को सैल्यूट करके आगे बढ़े। तो चलिए तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और पहले लेक्चर की तरफ बढ़ा जाएगा। देखा जाएगा कि पहला लेक्चर और जो है वो किस तरीके से चलता है। अभी धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को ये मान के चला जाएगा कि अभी बेसिक से शुरुआत हो रही है। आज हल्के हल्के क्वेश्चंस, मीडियम रेंज के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, मीडियम रेंज के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उसको सही करने वाले हैं। अब यहां से जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन ठीक है आ गया तो आ गया। आप देखो घड़ी में 7:07 हो चुके हैं और 7:07 होते ही हम आप एक साथ हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री के नाम से या प्रथम महिला किसे कहा जाता है? जैसे भारतीय क्रांति की जनक मैडम भीकाजी गामा जी को कहा जाता है, वैसे हिंदी सिनेमा की मधुबाला, मीना कुमारी, देविका रानी या दुर्गाबाई कामत। क्वेश्चंस आपको आज बहुत अलग टाइप के मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो एडिक्विटी का नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न, उसके ऊपर आज मैंने क्वेश्चन सारे बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि आपके डे 1 पे आप चाहे हमारे लाल एमटीएस दे के चले आओ, चाहे जीडी दे के चले आओ, झंडा लहरा देना चाहिए। देविका रानी रोरिक जी, देविका रानी रोरिक जी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अब यहां पे सर आपके सुकुमार सेन जी, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, लेकिन इसने पूछा पहली, तो पहली कौन रही हैं? वीएस रमा देवी। लेकिन याद रखना ये सिर्फ पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं रही थी, ये कार्यवाहक रही थी, कार्यवाहक। अब अगर तुमसे पेपर में पूछता है इलेक्शन कमीशन किस भाग में आता है, सर भाग 15 में आता है। कई बार आपके पेपर में आया हुआ, एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन हुआ करते थे। वर्तमान में कौन है? सर राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है ना, ज्ञानेश जी वर्तमान में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग जो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, अब चुनाव की बात हुई है तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लल्ला वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगले पॉइंट पे आएंगे तो सी क्वेश्चन। अगला क्या है भाई, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है? सर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के भाग 5 में है। अब राष्ट्रपति, ऐसा तो हम लोग के संविधान में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है कि वो 2 बार लड़े, 4 बार लड़े। अरे यार वो तो चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है। अगले पे आएंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष। अब ये जो आपका नया वाला एडिक्विटी का पैटर्न है एसएससी का क्वेश्चन पूछने का, जो वो एआई बेस्ड क्वेश्चन ले रहा है, हमने भी अब लेने की कोशिश कर ली है कि आओ ऐसी की तैसी, आर या पार। तो राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखो यहीं पे मैं घुमा दूं, अभी चलो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हाँ, लेटेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर माह में किस विदेशी देश का दौरा किया? उस देश का नाम बताइए। और द्रौपदी मुर्मू जी ने एक लड़ाकू जेट विमान से भी उड़ान भरी,
उस जेट विमान का नाम बताइए। भाई यही ना करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा। चलो एक मैं बता दे रहा हूं, बोत्सवाना गई थी, बोत्सवाना। अब तुम जरा सा मुझे बता दो किस विमान से इन्होंने उड़ान भरा था, सुखोई से, राफेल से, किससे? नाम किसी को याद है? नहीं याद होगा। यही अत्याचार है, इसीलिए एग्जाम नहीं निकलता है। कमेंट बॉक्स में गूगल सर्च मार करके बताना। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सूरवीरता प्राप्त हुई थी? सूरवीरता मतलब अगर जब यहां से क्लियर ना हो तो यहां से, क्योंकि ये भैया एआई का जमाना है। ये एआई से जो एडिक्विटी क्वेश्चन उठा रहा है, जो एसएससी के चेयरमैन ने कहा था, मैं भी आज वही पैटर्न अपनाने की कोशिश किया हूं। नाइटहुड, तो सर नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी 1915 ईस्वी में। लेकिन याद रखना 1919 के जलियांवाला बाग मैस्करस, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। अब यहां पे आपसे किसने आपके राय बहादुर की उपाधि किसने छोड़ी थी? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, या राय बहादुर की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय क्रांतिकारी या किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने छोड़ी थी? जैसे गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ी थी। राय बहादुर की, सर राय बहादुर की उपाधि जमुना लाल बजाज जी ने छोड़ी थी, जमुना लाल बजाज। एक बात और याद रखना, अक्सर एसएससी के पेपर में मैंने जो 10वीं 12वीं लेवल के हैं उनमें यह पूछता है कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। ये केबीसी में भी पूछा है, मैंने आपको बताया होगा कभी ना कभी चर्चा के दौरान। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। अगले पे आएंगे, धर्मनिरपेक्ष नीति का नाम सुलह ए कुल किसके साथ संबंध है? बताइएगा, सुलह ए कुल। इसी तरीके का एक मैंने हिस्ट्री में, अब ये जो मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यार चाहे एआई का क्वेश्चन हो चाहे एडिक्विटी का क्वेश्चन हो, न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। मेरे रेगुलर स्टूडेंट जानते होंगे मैं कभी इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं फॉर्म करता हूं, नहीं तो मैं बकायदा नंबर लिखा रहता हूं कि हट धर्मनिरपेक्ष नीति का नाम। धर्मनिरपेक्ष नीति अकबर ने लाया था, सुलह ए कुल। यही नहीं, अकबर ने इसी समय एक धर्म की भी शुरुआत कर दी थी और उस धर्म का नाम था तौहीद ए इलाही। अब लोग कहेंगे गुरुजी वो तो दीन ए इलाही था ना, मैं कहूंगा लल्ला उसी को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौहीद ए इलाही। ठीक है, सुलह कुल। इसी के साथ अकबर ने एक और धर्मनिरपेक्ष नीति लाई थी। अगर वो आपसे पूछे वो क्या थी सर, तो मजहर की घोषणा, इट इज आल्सो अ रिलीजियस ऑर्डर। ये भी अकबर के द्वारा लाया गया धर्मनिरपेक्ष की नीति थी। और उस समय के एक बहुत बड़े इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि अकबर के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही लाना, नहीं तो वो बर्बाद ना होता इंसान। खैर, तो बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, भारतीय क्रांतिकारी राजगुरु जी, जब भी क्रांतिकारी जी किसी का नाम आवे तो जी लगाना है, भारत के किस राज्य से जुड़े थे? क्या हम लोग राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी को नहीं पढ़े हैं? लेकिन देखो यही नए पैटर्न हो गया। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे, लेकिन अब राज्य पे ध्यान नहीं देते हैं। राजगुरु जी हुआ करते थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं लल्ला। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किया था? बच्चा बता देगा कि सर 1526 ईस्वी में शाहरुखी सिक्का, शाहरुखी सिक्का तो खैर 27 में आया था। 1526 ईस्वी में भारत में गोला का प्रयोग करने वाला, बारूद का प्रयोग करने वाला, बंदूक का प्रयोग करने वाला, तुगलनुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला, तुगलनुमा वार स्टाइल, तुगलनुमा वार स्टाइल का प्रयोग करने वाला, और यही नहीं आपके जो तोपों को सजाने की विधि हुआ करती थी वो क्या उसको कहते थे यार, तुगलनुमा के अलावा शाहरुखी विधि, शाहरुखी तो सिक्का था, मुझे वो शब्द भूल रहा है, क्षमा करिएगा। ये सब करने वाला बाबर हुआ करता था 1526 की ईस्वी में। मजेदार बात बताऊं, भले इतिहास में बाबर का 1526 के युद्ध में गोला बारूद बंदूक का प्रयोग है, लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं अगर कभी 1526 या फिर पानीपत आपके ऑप्शन में न रहे या इसके साथ आपके 1519 का बाजौर का युद्ध लिखा रहे तो आप टिक मार देना, बाजौर का युद्ध।
अब इसमें भी बाबर ने गोला बंदूक बारूद का प्रयोग किया था यूसुफ जई जनजाति के खिलाफ, लेकिन यह छोटे स्तर पर लड़ा गया था, तो इतिहासकारों ने किताब में उसे उतनी बड़ी जगह नहीं दी है। नहीं तो आप कॉमन सेंस लगा लो लल्ला। चलो 2 मिनट के लिए मुझे समय देना। एक व्यक्ति जो कि काबुल से आया है और यह बाजौर सिंध के पास, भारत के बॉर्डर के पास का एरिया था, उसको पता है कि बाजौर में जो यूसुफ जई जनजाति रहती है उसके पास डंडा है, तलवार है, तीर है, धनुष है, और बाबर के पास जब बंदूक था पहले से, तो वो इस युद्ध में लेके नहीं आया रहा होगा। क्या वो नियम वाला युद्ध लड़ने वाला था कि नहीं नहीं इनके पास डंडा है, हम भी डंडा से लड़ेंगे? न जाने क्यों इतिहासकारों ने पानीपत के पहले युद्ध में बंदूक के बात की है। शायद वो बड़े लेवल पे लड़ा गया था, एक निर्णायक युद्ध था, भारत पे कब्जे का युद्ध था, इसलिए वो हो सकता, नहीं तो बंदूक का उपयोग तो यहां भी हुआ था। और एक स्टूडेंट ने याद दिला दिया, तुगल नुमा के अलावा उस्मानी विधि। एक्चुअली बाबर ने जो तोप के अलावा जो तोपों को सजा करके युद्ध लड़ा था, उसी को उस्मानी विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले ला, तो इससे अगला क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? सर, संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? राजस्थान नहर, भाखड़ा नहर, आगरा नहर, यमुना नहर। ये आपके एआई बेस्ड एडिक्विटी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, आपके एसएससी एग्जाम के। और मैं कुछ दिन आपको इस तरीके आज दिखा रहा हूं कि देखो ये 100 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, और फिर मैं आ जाऊंगा अपने डिटेल वाले पैटर्न पे। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर यार। अगले पे आइएगा, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? 6 बात यहां पे पूछ सकता है कि मनुष्य ने पहला जानवर जिसे पालतू बनाया, मनुष्य ने पहला अन्न जिसे प्रयोग में लिया, सबसे पुराने देवता जिसकी मनुष्य ने पूजा की, सबसे पुरानी लिपि, सबसे पुरानी सभ्यता, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पुराना देवता तो तुम में से आधा से ज्यादा गलत बता देंगे, जबकि जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब आप ही लोग दे रहे हो। सर, सबसे पुराने देवता का नाम है धौ। धौ कौन से देवता है सर? इन्हें वैदिक युग में आकाश का देवता कहा जाता था। आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन देवता है। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर वो तो सर कुत्ता ही हुआ करता था। सर सबसे पहला अन्न जौ है, जौ के बाद गेहूं है, जौ के बाद गेहूं का नंबर आता है, यह बात याद रखना। अब जब गेहूं जौ ऑप्शन में न रहे तो आप गेहूं का प्रयोग कर सकते हो। और सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया, जिस धातु का प्रयोग किया गया था, दैट इज कॉपर, तांबा। सबसे पहले जिस क्या कहा जाता है हथियार का प्रयोग किया गया था, दैट इज कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धौलावीरा किस आपके राज्य में स्थित है? धौलावीरा, कालीबंगन, ये पूछता रहता है, लोथल। अच्छा सर, धौलावीरा, धौलावीरा भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम लोग वर्तमान में आज की डेट 4 दिसंबर, अब इसको करंट अफेयर से भी रिलेट करके पढ़ते हैं लल्ला। 4 दिसंबर को अगर हम लोग बात कर लें तो भारत के पास 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और 44वां कौन है? महाराष्ट्र के जो मराठा किला है, मराठन फोर्ट है 11, वो है 44। और धौलावीरा से सर नेवले की मूर्ति भी बरामद हुई थी, स्टैच्यू ऑफ मंगूज, नेवले की मूर्ति बरामद हुई थी। धौलावीरा एकमात्र शहर है लल्ला जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ है। यह आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र हड़प्पा स्थल का शहर जो 3 भागों में विभक्त है, दैट इज धौलावीरा, गुजरात में पड़ता है। यहां से लल्ला याद रखना, स्टेडियम, खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ था, खेल का मैदान। अब इसको इसलिए ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यह भारत का यूनेस्को का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40वां, क्षमा करिएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ए ऑप्शन है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय। सर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके गुप्त वंश के समय हुई थी, कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया नालंदा विश्वविद्यालय को। बनाने वाला गुप्त वंश का हुआ करता था। गुप्त वंश वालों ने कई यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा है, उसी तरीके से एक पूछता है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? किस वंश वालों ने? पाल वंश वालों ने।
ठीक है ना। उदंतपुरी पाल वंश वालों ने बनवाई थी। धर्मपाल नाम का एक शासक हुआ करता था। अगले पॉइंट पे आएंगे, लिंगराज मंदिर कहां है। अब तुम एमटीएस का एग्जाम दे करके आ जाना, जीडी का दे के आ जाना, जो मंदिर के टॉपिक से तुमसे एक क्वेश्चन ना पूछे, और मंदिर को चाहे एआई क्वेश्चन बनावे उसका, चाहे एडिक्विटी बनावे, चाहे कोई एग्जामिनर बैठ के बनावे, पूछ तो वो यही देगा ना कि एरातेश्वर मंदिर कहां है, लिंगराज मंदिर कहां है, कामाख्या मंदिर कहां है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है, महाकालेश्वर मंदिर कहां है। उसमें कोई तरीका नहीं बदल सकता है। तो सर लिंगराज मंदिर कहां पे है, भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। अगले पॉइंट पे आएंगे, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, बताइएगा लल्ला। महबूब ए इलाही, आज डे फर्स्ट से मैं पूरी नई शुरुआत मान करके आपके साथ लग रहा हूं, यह बात याद रखिएगा। सूफी संत महबूब ए इलाही, सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है सर? सर इनकी दरगाह पड़ती है अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पड़ती है। जबकि शेख निजामुद्दीन की दरगाह कहां पड़ती है, नई दिल्ली में पड़ती है। ये दो दरगाह आपसे पूछता रहता है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पड़ती है, सलीम चिश्ती की दरगाह आपके फतेहपुर सीकरी में, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लड़के हुआ करते थे। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? सर वास्को डिगामा से 4-5 क्वेश्चन करता है पेपर में। अगर आप एसएससी रेलवे सब पूछेगा, जब वास्को डिगामा आया था तो वह कौन सा राजा था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो सर उसका नाम था जमोरिन, जमोरिन। अच्छा सर, वास्को डिगामा जिस बंदरगाह पे आया था उसका नाम कप्प कडाबू, कप्प कडाबू, ठीक है ना, कप्प कडाबू नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। वास्को डिगामा एक ऐसा व्यक्ति है पुर्तगाली जिसका समाधि स्थल भारत में है 1498 में। क्या यह दोबारा भारत आया था? हां, यह दोबारा भी भारत आया था, तिबारा भी भारत आया था वास्को डिगामा, ठीक है ना। इसी में एक पूछता है, यह पुर्तगाली था, पूछेगा कि वह कौन सा पुर्तगाली, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी? बताओ, ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर लल्ला इसी को कह सकते हैं शांत जल की नीति। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति लाई थी? सर वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। लो एक नंबर आगे निकल लो। चलिए अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? सर शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, वो तो चूंकि मैंने नए पैटर्न के क्वेश्चन उठाए हैं तो एआई और उसका कॉम्बिनेशन है तो वो आपको मिल जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता का संग्राम का प्रतीक था, बताइएगा। सर प्रतीक था कमल और चपाती, ये मैं पढ़ाया हूं, कई बार पढ़ाया हूं, ठीक है। अगले पे आएंगे, किस देश के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? लेकिन आप देखो, यही वो पैटर्न है जिस पैटर्न को हम लोगों को एसएससी के लिए फॉलो करना पड़ेगा, और जब भी एग्जाम की डेट आ जाए क्वालिफाई करना है। किस देश, अच्छा कल से मैं क्या सोच रहा हूं, 5-5 क्वेश्चन के पैटर्न में पढ़ाना शुरू करूं। 5 हिस्ट्री, 5 पॉलिटी, 5 जियोग्राफी, 5 स्टैटिक, 5 साइंस, 5 करंट। किस देश के, मतलब अगर आप लोग को लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस देश के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? जापान का। अभी जापान में कुछ दिनों पहले ही जापान के साथ भारत ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड समझौता किया है, ठीक है। खैर अगले पॉइंट पे आएंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पानी कहां से मिलता है? बाप रे बाप, मजेदार क्वेश्चन। अलकनंदा, रामगंगा, धौलीगंगा या शारदा नदी? सर ये वही जिम कॉर्बेट है ना जिसे हेली नेशनल पार्क कहते थे, फिर सर अब नाम बदल गया, उत्तराखंड वाला रामगंगा हो गया भैया, क्योंकि रामगंगा नदी से ही इसको पानी मिलता है, रामगंगा से ही तो पानी मिलता है, तो फिर रामगंगा हो गया लल्ला। अगले पे आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? देखो तुमसे 3 कोर्ट का पूछ सकता है। एक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था उसका चीफ जज एक पूछ सकता है, और एक तुमसे 1937 के फेडरल कोर्ट का, एक तुमसे 1951 में जब देश आजाद हुआ तब चीफ जस्टिस कौन था, और एक आज 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा अब हम लोगों ने 4 जजों की बात की। सर 1774 में इलीजा इम्फे हुआ करता था, 1937 में गैविस मॉरियर, ठीक है ना, सर गैविस मॉरियर हुआ करता था,
1951 में हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे, हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे। और वर्तमान में सूर्यकांत जी, ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने BR गवई जी का जगह लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित कराता है? देखो, राज्यों के चुनाव, जैसे अब अभी पंचायती राज का चुनाव जाए, ग्राम प्रधान, सरपंच और पंच का, तो तुमको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर चुनाव कराता है? नहीं सर, कुछ काम राज्य निर्वाचन आयोग भी कराता है। लेकिन यह विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है। यह विधानसभा, अभी तुमने याद करो, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ही तो करवा रहा था। स्टेट के जो चुनाव, जैसे आपके सरपंच और पंच का चुनाव हो गया, नगर निगम का जो चुनाव हो गया, ये सब आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी बिहार में विधायकी का चुनाव नहीं हुआ, वो 243 सीट वहां रही, जिनमें से 202 सीटें किन्होंने निकाल लिया? एनडीए गठबंधन ने निकाल लिया था। मानव कान की आवृत्ति सीमा, मतलब हम लोग की सुनने की क्षमता क्या होती है सर? 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में। अब ये इजी था तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक है, जनरली ये पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है। ये जनरल टॉपिक रहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्या है? ह्यूमन राइट संस्था है। हालांकि भारत सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल से इस समय अपनी दूरी बनाई हुई है। निम्नलिखित में से किस संगठन से भगत सिंह जुड़े थे? देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं सर, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और भगत सिंह जी दूर दूर तक इनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। क्लियर है। नौजवान भारत सभा, हां सर, इससे तो जुड़े थे। इसी की स्थापना तो भगत सिंह जी ने लाहौर में की थी, 1926 ईस्वी में की थी, लाहौर में 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हां सर, इससे भी वो जुड़े थे। 1928 ईस्वी में लल्ला नई दिल्ली में, 1928 ईस्वी में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर के प्लस भगत सिंह जी आपस में मिलकर के एक पार्टी बनाए थे, जिस पार्टी का नाम था लल्ला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो राइट आंसर शुड बी बी एंड सी बोथ, दोनों से जुड़े थे शहीद आजम भगत सिंह जी। अगले पे आएंगे। जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था? मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी हो या रेलवे, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछता है। सर एग्जैक्ट डेट हम लोगों ने कई बार देखा होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1900। इसके लिए अंग्रेजों ने जो जांच के लिए समिति बनाई थी लल्ला, उसका नाम हुआ करता था हंटर समिति। भारतीयों ने जो इसके लिए जांच के लिए समिति बनाई थी, उसका नाम हुआ करता था तहकीकात समिति, या फिर इंग्लिश में कहें तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी। हंटर समिति का जो रिपोर्ट आया था, हंटर समिति की, ये आपके एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन रहा, इसलिए इसको बोल दे रहा हूं कि गांधी जी ने किस अंग्रेजों की रिपोर्ट को सरकारी लीपापोती कहा था? तो गांधी जी ने सरकारी लीपापोती, ये सीजीएल में भी पूछा है, सरकारी लीपापोती कहा था हंटर समिति की रिपोर्ट को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आई थी, जिसमें यह लिखा था कि मात्र 379 लोगों की हत्या हुई है। उसी रिपोर्ट से अनसेटिस्फाइड होकर के कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी या तहकीकात समिति बनाई थी, तो इन्होंने, जिसमें 3 लोग थे, एक थे आपके मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और इस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, ये अध्यक्ष हुआ करते थे। इन लोगों ने बोला भाई 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये डायरवा, ओ डायर, ठीक है ना, जनरल डायर, ओ डायर नहीं, जनरल डायर, इसको 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन में पहुंच करके गोली मारा था। ठीक किया था उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा जी, ये लोग बड़े महान लोग रहे हैं, क्षमा करना, क्योंकि इनका नाम लेने से पहले जी निकल जाना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सर अगर अब देखो, ये हैं आपके एआई बेस्ड एडिक्विटी के नए पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सुनो जरा, तुम चले जाओ साउथ अमेरिका। काहे गुरुजी, आप चले जाइए, हम नहीं जाएंगे। अरे हम भी नहीं जाएंगे। साउथ अमेरिका में जाओ और तुमको एक देश मिलेगा चिली, एक देश मिलेगा अर्जेंटीना। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत के नाम है एंडीज। यही है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यही है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और सबसे पुरानी पूछ देता, फिर तो वो तो अपने ही देश में है सर, अरावली।
सबसे पुरानी पूछ देता तो अरावली, सबसे लंबी पूछ दिया तो एंडीज साउथ अमेरिका में। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, जिम्बाब्वे को ही नहीं, जापान का पुराना नाम भी आपसे पूछता है। आपके पेपर में 4-5 ऐसे हैं जो अक्सर, बुंदेलखंड, आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड का, आप लोग में से अधिकतर लोगों ने। 5-6 ऐसे हैं, मैं सबके लिख दे रहा हूं, आप भी बताने की कोशिश करो। बुंदेलखंड का पुराना नाम, असम का पुराना नाम, असम का पुराना नाम, और एक मैं पुराना नाम लिख रहा हूं, उसका नया नाम बताना। टेमासेक किसका प्राचीन नाम है? टेमासेक, ठीक है ना, ये किसका प्राचीन नाम है? चलो तुम खाली यही बता दो, हाई 3-4 हम बता दे रहे हैं। सर जिम्बाब्वे का पुराना नाम हुआ करता था रोडेसिया, ठीक है ना, जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेसिया। जापान का पुराना नाम निप्पन, निप्पन, या इसको सुकुमार फूलो। बुंदेलखंड, कसम से कह रहा हूं बुंदेलखंड का किसी को नहीं याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा हो, और जबकि लिख लो यही 4-5 हैं जो आपके पेपर में आता रहता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम टेमा से किसका प्राचीन नाम है वो बताओ। बुंदेलखंड का नहीं पता ना, जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति ये था बुंदेलखंड का। एक और बड़ा नाम पूछता है, अवंती। अवंती तो गुरुजी हमको याद है, उज्जैन को कहा जाता है, उज्जैन को। और असम का नाम कामरूपपुर, कामरूपपुर ये रहा है, कामरूपपुर रहा है लल्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जातक किसकी पवित्र पुस्तक है? सिर्फ जातक की बात नहीं करेंगे लल्ला, दीपवंश, ठीक है ना, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, विनय पीटक, विनय पीटक, सूत पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक, ये सब किससे रिलेटेड हैं? सब के सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 2023 एमटीएस, 2024 जीडी, दोनों में पूछा है जातक कथाओं की संख्या कितनी है? नंबर, भाई ये कथा है ना, इनकी संख्या कितनी है? लल्ला याद रखना 549 जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूर्व जन्म के कहानियों की। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सी ऑप्शन बुद्धिज्म। अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में कहां आयोजित किया गया था? सर खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था ढाका में। सच बताओ तुम्हारा ये सही हुआ है? नहीं हुआ है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हारे एसएससी के पेपर का 3 बार का क्वेश्चन है, ये 3 बार तुम्हारे पेपर में आया है। मैंने आज पहली बार बैठ करके पूरा अपना नोट्स छाप ढाला हूं, उठा ढाला हूं कि देखूं एआई और नोट्स दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो क्या बन के निकलता है। लॉर्ड हेस्टिंग किस वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल बने? अब देखो यहां तरीका है, ई वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, 3 ऑप्शन में तुम्हें छांटना है। 1773, सर लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में बड़ा कंफ्यूजन। अरे वारेन हेस्टिंग बहुत बाद की बात है, ये 1773 हेस्टिंग के समय ही, इसी के समय याद रखो 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसमें एक चीफ जज हुआ करता था, 3 अन्य जज हुआ करते थे। जो चीफ जज था उसी का नाम तो एलिजा इम्फे था, और वारेन हेस्टिंग बहुत बाद की बात है लल्ला। अगले पे आएंगे, वायु का प्रमुख घटक। अब इसको सोचने का जरूरत है, नहीं पता है कि 78% वायु में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। वो तो टेंशन तब होना चाहिए था जब हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ देता। निम्न में से कौन सी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में एक नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, फारसी। बताओ सर 8 शेड्यूल में इस समय 22 भाषा मौजूद है 8वें शेड्यूल में। सर 22 भाषाओं के लिए कई संविधान संशोधन हुए हैं कि नहीं? 14 भाषाएं मूल रूप से थी, उसके बाद जो 14 ये मूल भाषा जो थी हमारे संविधान में, उनकी संख्या लल्ला 14 ही हुआ करती थी। यह अलग की बात है कि वर्तमान में 22 हैं। सबसे लेटेस्ट जो जुड़ी हैं वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हैं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। सर वो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 18 से 22 हो गई थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर फारसी। फारसी नहीं थी अपने 8वीं अनुसूची में अभी भी। अगले पे आएंगे, 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सर ये इतना जलील आदमी था,
मोहम्मद शाह तुगलक। देखो हुआ क्या था, 1398 में जब ये तैमूर लंग आक्रमण किया था तो लल्ला पहले तो दो बातें मेरी याद रखो, इसको हम लोग लंगड़ा शासक के नाम से भी जानते हैं, तैमूर लंग को लंगड़ा शासक कहा जाता है, इसको लल्ला उज्बेक्स शासक भी कहा जाता है, उज्बेक्स शासक, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान का था। जब ये हमला किया तो इसने महमूद शाह तुगलक को हरा दिया। फिर महमूद शाह तुगलक, माई बाप हमको राजा बन जाने दो। तो ये तैमूर लंग पूछा, काहे बे, तुमको काहे राजा रहने दे? ये बोला, हुजूर अगर आप हमको राजा रहने देंगे तो मैं ना आपके यहां टैक्स भेजता रहूंगा उज्बेकिस्तान में। तैमूर लंग लुटेरा आदमी बोला ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्स भेजने में बेईमानी किए तो क्या होगा? तब इसने कहा अपना एक आदमी रख दो। तो मोहम्मद शाह तुगलक के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक खिज्र खां नाम का व्यक्ति रख दिया तैमूर लंग ने और निकल लिया। अब यह व्यक्ति जो 1398 में युद्ध हार चुका था, बावजूद उसके 1414 तक राजा बना रहा, जब तक जिंदा रहा। फिर जब ये 1414 में मरा तब खिज्र खां ने तैमूर लंग को, हेलो, मर गया, उलट गया, पलट गया। तो अब कुछ हमसे पूछेंगे उस समय फोन था? हाँ था, हम बगल में लिए नोकिया एप्पल का खड़े थे, तुमसे मतलब तुम नहीं थे। हाँ भाई, जब ऐसे कोई पूछे कि क्या उस समय फोन था, हाँ था ना, उस समय हम मैसेज भेजे थे, जाओ चेक करके आओ, पता कर लो। तो उसके बाद खिज्र खां आया तैमूर लंग के पास, लंगड़ा के पास, इसको लंगड़ा शासक कहा जाता था, इसलिए मैं कह रहा हूं। बोला अरे हुजूर ये तो पलट गया। तो ये बोला अब हमको राजा बना दीजिए, मैं टैक्स भेजूंगा। तो खिज्र खां 1414 में सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद तैमूर उलट गए तो खिज्र खां को किसके पास टैक्स भेजना पड़ा? आपके ऑप्शन है। जब तैमूर मर गए तो उसके बाद खिज्र खां को किसके पास टैक्स भेजना पड़ा? आपके ऑप्शन दे रहा हूं, अब तुम लोग उल्टोगे कि अरे गुरु ही क्या कह रहे हो। भेजना पड़ा आमिर खां के पास, आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान। बताओ किसके पास टैक्स भेजता था? चार ऑप्शन है आपके। खिज्र खां, ये रियल क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लगे, ठीक है ना, अगर किसी को ऐसा लगे कि ये रियल क्वेश्चन नहीं है तो हमारे ऊपर क्लेम करके देख लेना। मैं कह रहा हूं ये रियल क्वेश्चन है। ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान। किसके पास खिज्र खां टैक्स भेजा करता था? खिज्र खां। बस हो गया, टाटा टुइया। अरे शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान एक वही थोड़ी है जो बॉलीवुड के एसआर के हैं। खिज्र खां के, इसके तैमूर लंग के लड़के का नाम भी शाहरुख खान हुआ करता था। अपने मोहल्ले में कितने शाहरुख खान, ऋतिक रोशन घूमते हैं, ठीक है ना, कितने घूमते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो भैया ये सारे एमटीएस के लिए एकदम कमर कसे रहो। एसएससी, एमटीएस और जीडी इस बार निकालना है, दोनों 10वीं के पेपर हैं। आमिर खुसरो की रचना नहीं है, एक नंबर का आवारा टाइप का आदमी था ये बहुत भड़काऊ आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी से लेके बलबन सबको भड़काया रहता था, और जब इसको नौकरी की जरूरत होती थी जाके दूसरे राजा का हाथ जोड़ लेता था। सर इसने तबाकत नासिरी रचना नहीं की है। तारीख अलई, तुगलकनामा, खजाइनुल उल फुतू सब यही लिखा है आमिर खुसरो। तबला का, सितार का, कव्वाली का जनक है। श्री जगन्नाथ मंदिर कहां है? प्रभु जगन्नाथ जी कहां पे है? उड़ीसा में है। मंदिर, मेला, मस्जिद, महोत्सव का एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? देखो जैसे तुम्हारा 2025 चल रहा है, लेकिन आपका पेपर कब होगा? पेपर हमें उम्मीद है फरवरी मार्च में आपका रहेगा। और अगर फरवरी मार्च में आपका उम्मीद है तो 2026 मोदी जी जिन जिन नए दिवस की घोषणा किए हैं वो आपसे पूछेगा। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम ध्वजा चढ़ाई गई। बताओ कि भाई भाजपा की सरकार है, वो अगर क्वेश्चन बना दिए कि राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ, पूछ सकता है। वो बड़ी चीज है, वो भारत के संदर्भ में। राम ध्वजा 25 नवंबर। सर राष्ट्रीय स्टार्टअप 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। बिरसा मुंडा जी की याद में जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, क्योंकि 150वीं जयंती इस बार उनकी मनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना नहीं है? भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना गीतांजलि नहीं है, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है,
ठीक है ना, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगले पे आएंगे लल्ला, ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी से होकर नहीं गुजरता है, मतलब वहां से नर्मदा नहीं गुजरती? गुजरात से गुजर रही है सर, मध्य प्रदेश से गुजर रही है सर, महाराष्ट्र से गुजर रही है सर, कर्नाटक से नहीं गुजरेगी सर, कर्नाटक से नहीं गुजर रही है नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लल्ला। चिश्ती संप्रदाय के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग, अरे ये वाला तो हम लोग क्वेश्चन किए थे यार, बी ऑप्शन शेख नासिरुद्दीन महमूद। अगले पे आएंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अलग था, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए पहला टेस्ट शतक बनाया था? लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ईमानदारी से बताओ मेरे दोस्तों, जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, ये आज के नए और एकदम पैटर्न बदला हुआ पसंद आया हो तो 111 कमेंट कर देना। बाकी लोग यार कुछ लोग लाइक तो कर दो यार। सर पहला शतक लाला अमरनाथ जी ने लगाया था, इस चीज को ऐसे याद रखो, इनका पहला टेस्ट शतक जो है वो अमर हो गया। पहला टेस्ट शतक क्या हो गया? अमर हो गया लाला अमरनाथ जी का। ठीक है ना। अभी T20 इंटरनेशनल होने वाला है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है। रोहित शर्मा इसके क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर, पहले एक्टिव क्रिकेटर, 352 छक्के लगाने के मैटर में नंबर 1 पे हैं। अगले पे आएंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष, सर ये हो चुका है नीलम संजीव रेड्डी जी, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? अब सोच समझ के आंसर करो। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद ला सकते हो यार। मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के खिलाफ मामले, मतलब रीट्स लाओगे ही लाओगे। यदि किसी की संपत्ति पर दूसरे द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए, यार इस मैटर को तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके तो नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे जिला में कोर्ट नहीं है भाई। ये फंडामेंटल राइट की बात है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। रीट जारी करता है, इसी के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद उसके डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूडिरिक्शन आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 यही तो कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूडिरिक्शन 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, और सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ज्यूडिरिक्शन, पुनर्विलोकन की जो क्षमता शक्ति है वो 137 में है। और सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए भारत के हर कोर्ट बाध्यकारी हैं। ये किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। तो भैया 141 सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए जो अन्य कोर्ट हैं वो क्या है? बाउंडेड है। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे क्या है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा कि ये ऐसे क्वेश्चन है लल्ला जो आपको बहुत सोच समझ करके क्या करना होगा? आंसर करना होगा। नहीं तो इनमें जल्दबाजी में लोग गलत करेंगे। गुरु छाप दीजिए ना, आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं भैया। पन्ना टाइगर रिजर्व को नवंबर 2020 में, अच्छा देखो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं। अब ये 2020 का है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सबको पता है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश सबको पता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर, अभी संगमरमर के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगर याद हो आपको कि संगमरमर के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो यह आपको पता चल जाएगा कि सर संगमरमर के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? गुजरात को दिया गया है। अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़े थे। वैसे राइट आंसर है मकराना संगमरमर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे मौर्य वंश से भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में अपनाया गया है? मौर्य वंश से भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में अपनाया गया है। सोच समझ के आंसर करना लल्ला, बताओ। यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, होंगे उस पर 97-98 हजार लड़के। अगर आज आप लोग उसको सब लोग ज्वाइन कर लोगे वो 1 लाख हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, करीब 97-98 हजार स्टूडेंट हैं, वही वाला आज आप ज्वाइन करेगा। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आप सबसे करबद्ध निवेदन है सर। वो 4 शेर, अशोक स्तंभ 4 शेर। अगले पे आएंगे। सत्यमेव जयते, ये तो सर मुंडको उपनिषद से लिया गया है। द कोहिनूर के लेखक कौन है?
द कोहिनूर के लेखक कौन है लल्ला? देखो एक और रथ का पहिया लिखा था उस वाले क्वेश्चन में, बहुत पिटाओगे, बैठ जाएंगे तुमको हम पटक करके, नालायक कहेंगे। भक्त ए लाला लाजपत राय। अब बताओ, अगर आप कह रहे हो कि मौर्य वंश से क्या चीज है जो भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ, कौन नहीं जानता है? उसमें भी वो कह रहा है रथ का पहिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट क्या है? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइएगा। ठीक है, बताओ कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध सोच समझ के बताओ सर। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में। 1524 में तो ऐसा कोई बड़ा फेमस युद्ध हुआ नहीं है। 1536 में भी, हाँ यहां पे पानीपत द्वितीय का युद्ध जरूर हुआ है, ये क्लियर है सर। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? दो आर्टिकल हैं सर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, दोनों को इमरजेंसी के दौरान भी आप निलंबित नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो टफ है, लेकिन ऐसा जरूर है कि जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो अपने आप में थोड़े से अलग वर्डिंग के साथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है सर, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ठीक है ना, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, राष्ट्रपति को लल्ला। ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन सर, नाथुला दर्रा कहां पड़ता है? नाथुला सर, नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा, यहां वाला बोमडिला आपसे खूब पूछता है, बोमडिला, बोमडिला दर्रा कहां पड़ता है? तो सर बोमडिला दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। मानानीति लिपुलेख, वो सर आपके उत्तराखंड में। ठीक है, अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी संबंध नदियों की घाटी में स्थित है? अब ये आपको सोचना, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन द पैटर्न, द वे एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी संबंध नदियों की घाटी में स्थित है? तो सर वो एकमात्र है बनावली। अब तुम कहोगे कैसे सर? देखो हमको नहीं याद है लेकिन हम ऐसे दे देंगे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे आपके एकदम है, मेरठ के पास। लोथल ये सर भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक रावी के किनारे है, एक सिंधु के किनारे है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें तो बचा कौन? बनवाली। भाई ऐसे भी तो आंसर हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी मेरठ के पास पड़ता है। तो हिंडन नदी, भोगवा नदी, रावी और हड़प्पा रहता तो सिंधु, बस बचा तो एक ही ऑप्शन ना। दैट्स क्लियर। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपको पता हो, कुछ टेस्ट, कुछ आपके दिमाग से भी आप आंसर करते हो। आ जाओ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है। लल्ला एक बात आपको और बता दे, सर एक सेकेंड आ जाइएगा। देखो यार लल्ला मैं बता दूं, 8 बजे जितने धुआंधार तरीके से इस समय तुम्हारी मैथमेटिक्स चल रही है, न सिर्फ लल्ला जीडी, तुम कोई अन्य एग्जाम भी दोगे ना तो बेसिक से ये पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, इनकी क्लास आज ज्वाइन करके देखना तुम, ठीक है। तो मैं इसीलिए सिर्फ सर को बुला के एक बार इंफॉर्म कर रहा हूं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे क्लास में जितने लोग मौजूद हो, सिर्फ एक बार आज इनकी क्लास में 8 बजे एक दिन इनको मौका दे के देखो। अगर बेहतर ना पढ़ाए तो फिर मैं तुमसे दोबारा कहूंगा नहीं इस बात को। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैं बस सर आप क्लासेस को बरकरार रखिए, कंटिन्यू। मैं फिर इतने लगाता हूं जाकर। हाँ बिल्कुल, 8 बजे फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। प्लेइंग इट इन माई वे, प्ले इट इन माई वे सचिन तेंदुलकर। अगले पे आएंगे। सागर माथा नेपाली नाम है किस चीज का? सागर माथा नेपाली नाम है किस चीज का? अरे सर माउंट एवरेस्ट को सब सागर माथा कहते हैं, कोमलांगमा भी कहते हैं, कोमलांगमा। अगले पे आएंगे लल्ला। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में, आप देखो वैसे है तो इजी यार, लेकिन प्रारूप समिति में 2 सदस्य ऐसे थे, एक लोग देहांत की वजह से और एक लोग अपने निजी कारणों से हट गए थे, और अध्यक्ष इसके कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अगले पे आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग? अरे यार वित्त आयोग 280।
आर्टिकल का 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है। लो 280, अगले पे आएंगे लल्ला। अगला क्या है सर? निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? सर जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी। इसमें एक नाम जो ये है पीएन भगवती, इनको भारत में पीआईएल का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर पेपर में भाई दिवे मान लो ये आ जाता है कि पीआईएल का जनक विश्व में कौन देश है? यूएसए। पीआईएल जनहित याचिका जिसे आप कहते हैं, उसका पहला मैटर भारत के किस राज्य में देखने को मिला था? बिहार में। बिहार में भी कहां मिला था सर? भागलपुर जेल में, भागलपुर जेल में। अगर आपसे पूछे कि पीआईएल का पहला मुद्दा किस महिला वकील ने उठाया था? हिंगो रानी, ठीक है ना, हिंगो रानी जी, हिंगो रानी जी, इन्होंने उठाया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्या है भाई? सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? सर सिंधु सभ्यता के घर के लोगों के घर सीटाडल के बने होते थे। अब ये सीटाडल क्या है भाई? पकी हुई मिट्टी। पकी हुई मिट्टी को हम जली हुई मिट्टी भी अभी कह सकते हैं, सीटाडल, ठीक है ना। सीटाडल हुआ करते थे। और टेराकोटा, टेराकोटा, क्षमा करिएगा, टेराकोटा, ठीक है ना। सीटाडल चारदीवारी से घिरा ऊंचाई पे बना हुआ मकान होता था। और टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था, या जली हुई मिट्टी को, जैसे आज आपके लिए ईंट है, ईंट है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, सर सही है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, सही आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। अरे अभी द्रौपदी मुर्मू जी देख लें, दौड़ा लेंगी हमको, भाई यहां से हम उपराष्ट्रपति को कब इस्तीफा दे दिए? नहीं देते हैं, ऐसा कहना। ये सर 6 वर्ष का कार्यकाल, अरे 5 वर्ष, 6 वर्ष कब उनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? ठीक है, यह बात गलत है। प्राथमिक क्षेत्र में किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान आया था? सर फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यस सर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फाहयान, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। अब देखो शिमला समझौता भी 2 बार हुआ है। एक हुआ है आजादी से पहले 1945 में, वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो एक हुआ है 1972 में, बल्कि आज 4 दिसंबर है, एक ऑपरेशन हुआ था, मैंने सुबह करंट अफेयर में आज पढ़ाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट यह हुआ था 4 दिसंबर 1971 को। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 4 युद्धपोत को समुद्र में, पानी में मिला दिया था। उसी की याद में 4 दिसंबर को आज हम लोग नौसेना दिवस भी मनाते हैं, जो कि आज है। सुबह करंट अफेयर की क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़े थे, ठीक है। तो शिमला समझौता 2 बार हुआ है, आपको वो दोनों डेट याद रखनी है। ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो फिर ऐसा भी ऑप्शन रहेगा कि बीएमसी दोनों, नहीं तो 1972 तो है। लोहड़ी मूलतः एक समर्पित त्योहार है, किसका? लोहड़ी। भैया हवलदार बैच की क्लास कब से शुरू होगा बता दो। पूजा बेटा मतलब मैं 17-18 तारीख से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा हवलदार बैच में। वैसे जो चल रहा होगा उसको देख भी लेंगे, ठीक है ना। लोहड़ी सर मुख्य रूप से आग में, मतलब लोहड़ी में नहीं लोग होते हैं कि लकड़ी उकड़ी जला लेते हैं, फिर हमारे पंजाबी कम्युनिटी के लोग, हम लोग एकदम आ गई लोहड़ी रे वैसे वैसे करके डांस वांस करते हैं। तो आग के समर्पित एक त्योहार है। वो भुट्टा उट्टा भून लेते हैं वहां पे, भुट्टा कह रहे मूंगफली वगैरह, और खाते पीते एकदम धमाधम एक डांस हो जाता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सर ये तो चांदी है, यही है AU, सोने का रासायनिक प्रतीक। सोने का रासायनिक प्रतीक देखो, AI भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। हाँ लेकिन अब उसको कमांड दे दें SSC के चेयरमैन बैठ के, इतना टफ प्रश्न बनाओ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, एक्को की नौकरी न लगे, बस AI कहेगा जी गुरुजी अभी बना देता हूं, बस खत्म, सत्यानाश। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था सर, बी ऑप्शन। नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सब शब्द जोड़े गए थे। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जैसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तेज बहादुर सप्रू जी थे, आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन 1931 में गांधी जी ने, इरविन गांधी जी समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट।
जिसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। और इसी दिल्ली पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी गए थे आपके कहां, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में कांग्रेस का भाग लेने के लिए, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें। और यहीं पे गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई थी। अगले पॉइंट पे आएंगे। गांधी जी के बारे में मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहूंगा। जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भाषण दिया था वो बड़ा अलग टाइप का था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने भाषण में कहा था, सोचो गांधी जी को लेके हमारी तुम्हारे क्या थॉट्स रहते हैं और अंग्रेज का थॉट्स देखो। उसने कहा था कि चलो हम अंग्रेज एक कलंक से बच गए, एक बड़े धर्म संकट से बच गए, एक विश्व के ऐसे अपराध बोध से बच गए जिसमें यह कहा जाता कि अंग्रेजों ने गांधी जी को मार दिया। गांधी को गांधी के ही देश के व्यक्ति ने मारा, उनके अपनों ने ही मारा, अपने ही देश में मारा। हम अंग्रेज इससे अछूते रहे, एक कलंक से बच गए। और साथ ही साथ उसने यह भी जोड़ा माउंटबेटन ने कि आने वाले भविष्य में अगर गांधी जी की तुलना गौतम बुद्ध और जीसस के साथ हो तो मुझे तो कोई आश्चर्य न होगा। समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं गांधी जी के मृत्यु के बाद। खैर, गांधी जी के दुश्मन ज्यादा एसएससी की तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उनके ऊपर कभी बुक नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी मामा मौसी नेता नताड़ी से सुन सुन करके वो गांधी जी के इतने बड़े विरोधी हो जाते हैं कि वो चाय के दुकान पे और हॉस्टल में बैठकर, अबे गांधी ठीक आदमी नहीं थे बे, खुद एक किताब नहीं पढ़े होंगे गांधी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, और वो गांधी जी को दोषी ठहराते हैं। हाय रे किस्मत। खैर, अगले पे आओ। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला में स्थित है सर, वो है आपके डी ऑप्शन दिल्ली। अब इससे आगे लल्ला कल करवा देंगे, इससे आगे कल करवा देंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे आज के लिए विदा मांगता हूं, लेकिन लल्ला एक बात बता रहा हूं, इस पीपीटी में अभी मैं बताऊं, मतलब जितने क्वेश्चन अभी बचे हैं ये मैं आपको कल करवा दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है, एक लिंक लगा हुआ है जो इस बैच का लगा है। कसम खा लो कि सिलेक्शन इस बार चाहिए, हमेशा की तरह वेट नहीं करना है, सिलेक्शन अभी होना है। लल्ला मेरी बात मान लेना, यह बैच जिसका लिंक देखो एसएससी जीडी बैच लिख करके तुम्हारे कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, देखो पीले रंग की पट्टी पे लगा हुआ है, उस पे क्लिक करोगे Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके 499 या उससे भी 2-4-10 रुपए कम में इस बैच से जुड़ जाओगे। मेरा कहा मान लो एक बार जीडी के लिए फॉर्म भर के धुआंधार तैयारी कर लो, 3 महीने फरवरी मार्च में इसका उम्मीद है मुझे एग्जाम होने की। इस जीडी का एग्जाम मार्च अप्रैल में, उससे पहले एमटीएस का होगा। पहले तुम एमटीएस का दे के खाली हो गया और जीडी का दे दोगे। मैं कसम से कह रहा हूं, सेम 10वीं स्तर के क्वेश्चन हैं और आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार रहो। बस पढ़ो, 4 महीना जम के पढ़ो, फिर देखो कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। अभी जहां मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, वहीं पे देखो क्या है। यहां पे मैं लेक्चर ले रहा हूं, तुम कहोगे हाँ गुरुजी ये आपका थंबनेल लगा है धुरंधर का, ये आप लेक्चर ले रहे हैं। हाँ मैं ले रहा हूं। यहां पे देखो उस बैच की लिंक लगी है, क्या लगी है? ये देखो ये लिंक लगी है। ये सेम लिंक जो लोग बाद में देखेंगे आपके लिए देखो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है, इसके अंदर क्लिक करोगे और यहां पे आपको मेरे 10 मिनट शो का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए यहां पे इस बैच की भी लिंक लगी है, नीचे देखो एसएससी जीडी बैच, एसएससी जीडी बैच, यहां से क्लिक कर दो या फिर आप यहां से क्लिक कर दो, आप डायरेक्ट पहुंचोगे इस बैच के ऊपर। और इस बैच में एक से एक धुरंधर पढ़ा रहे हैं, पूरा एसएससी अड्डा जमा हुआ है इस बैच में। यहां पे तुम कूपन कोड लगा देना Y182 और तुमको लगभग ये 80% ऑफ पे मिल जाएगा। लगभग, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता कि आज ऑफर कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन लगभग 490-99 रुपए में यह बैच तुम्हें पड़ेगा। 2-4-10 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें तुम्हें 8 ई बुक मिलेंगी जो तुम्हारे हमेशा मोबाइल में लैपटॉप में पड़ी रहेंगी। 70 से ज्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट मिलने वाला है, 70 से ज्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट मिलने वाला है और 304 आवर की क्लासेस। सोचना तुम्हें है इस बार किसी भी तरीके से, तुम सिर्फ अपने आप को 90 दिन इस बैच के साथ जोड़ करके देखो।
हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं, जो ये 10-12 फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे यदि आप थोड़ा सा खुद के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। बाकी मैं आपको एक चीज वचनबद्ध हूं, मैं इस बैच में जब पढ़ाना शुरू करूंगा, और मेरा है इसमें क्लास, मैं यहां मौजूद हूं, कहां पे हूं भैया, ये मैं आपको वाह कहलवा दूंगा अपने जीएस में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप हम पे एक ही बार में ट्रस्ट करोगे, और हां, अगर मेरे पे ट्रस्ट करके इस बैच के साथ जुड़ रहे हो तो कूपन कोड Y182 ही लगाना, ताकि इसकी कोई भी पीडीएफ, कोई भी क्लास, कोई भी पुरानी क्लास आपकी मिस ना हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी जो हम लोग पढ़ा चुके होंगे। जैसे आप किसी दिन एब्सेंट हो गए, अब उस दिन की क्या वीडियो छूट जाए, नहीं, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। यह बैच 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है और Y182 कूपन कोड है। आज मुझे सिर्फ वो लोग Y182 लिखें जो इस बैच से हमारे विश्वास पे हमारे साथ, हमारे टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं और 90 दिन इस बार आर या पार की मेहनत करने जा रहे हैं। बस वो लोग इस बैच पे Y182 लिखेंगे, ठीक है ना, लल्ला भरना। और हां मेरे एमटीएस के दोस्तों, मेरे पे भरोसा करके तैयारी करो तुम जीडी का। हमारी पूरी टीम और आप मिलकर के इस बार सिलेक्शन लेंगे, एमटीएस ही नहीं जीडी भी क्वालिफाई करेंगे। एमटीएस का एग्जाम फरवरी मार्च में हो जाएगा, उसके बाद जीडी का होगा। लगे हाथ 2 एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अभी भी जीडी का फॉर्म भरा जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। जो लोग नहीं भरे हो जीडी का फॉर्म भर देना मेरे भाई। हां, लेकिन कूपन कोड गलत मत लगा देना, ठीक है ना। गलत कूपन कोड YPQRSTUVWX कुछ लगा दोगे तो नहीं, सिर्फ Y182, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल कुछ नए तरीके से अलग अंदाज में धुआंधार लगा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।